हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी कुशल होंगे, अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं समीर कुमार सुधांशु आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के इस कड़ी में आज मैं फिर से आपके लिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट को लेकर के आया हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि पिछली वीडियो से मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो है सीरीज शुरू किया है। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज को चलाने का एक मेरा उद्देश्य यही है कि आप सवालों के माध्यम से कॉम्पिटिटिव सिलेबस को समझ सकें, सवालों के माध्यम से आप ग्रामेटिकल टर्म्स को सीख सकें, ताकि बहुत ही कम समय में आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो सके। डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जहां तक बात है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और रही बात तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के तहत हम उन सवालों को ला रहे हैं जो कि विगत परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको किस लेवल तक पढ़ाई करनी है इसका पता चल सके। डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो आप तक जो है वो बिना किसी रुकावट के पहुंच सके और आप बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी भी कर पाए। डियर स्टूडेंट्स, आपको भगवान सफलता दे, ऐसी मेरी कामना है। तो चलिए हम लोग अपने मैटर की ओर चलते हैं बिना समय गवाए। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अपना पहला सवाल। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वर्कर्स वर किल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ट्रेड यूनियंस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें जो आपका अंडरलाइंड पार्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, सवाल को सॉल्व करने से पहले संक्षेप में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट के तहत एक सवाल दिए जाते हैं जिसके कुछ भाग को बोल्ड कर दिया जाता है, या इटैलिक कर दिया जाता है, या हाईलाइटेड कर दिया जाता है, या अंडरलाइन कर दिया जाता है, या उसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया जाता है। अब आपको ग्रामर और वाक्य के मीनिंग के अकॉर्डिंग ये चेक करना होता है कि उस अंडरलाइन पार्ट में कोई एरर तो नहीं है, क्या वो अंडरलाइन पार्ट अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस सही है या नहीं है। अगर वो अंडरलाइन पार्ट या बोल्ड या इटैलिक किया हुआ पार्ट सही है तो वैसी स्थिति में आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट होता है। अगर उस अंडरलाइन पार्ट में कुछ समस्या होती है या कह लीजिए कोई एरर होता है तो आपको दिए गए ऑप्शन में से वहां पे क्या लगाने से वो वाक्य ग्रामेटिकली और मीनिंग के दृष्टिकोण से सही हो जाता है, यह देखना होता है। ये बनाने का तरीका हुआ। जो नए हैं वो आज समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। तो जैसा कि आप सेंटेंस देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि 12 वर्कर्स वर किल्ड, 12 कार्यकर्ता मारे गए इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ट्रेड यूनियंस, दो ट्रेड यूनियंस के बीच के विवाद में 12 कार्यकर्ता मारे गए। अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, क्या ये ग्रामेटिकली सही है या गलत है, या यहाँ पे जो मीनिंग है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एक बात बता दे रहे हैं कि जो अंडरलाइंड पार्ट है इसको याद रखेंगे, केवल उसी में सुधार करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे विवाद जो है वर्ड, इसके लिए आप ध्यान देंगे तो चूंकि 12 कार्यकर्ता मारे गए हैं तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उस अकॉर्डिंग सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद। भाई किस तरह का विवाद है ये? तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना, ये ओपिनियंस या कह लीजिए प्रिंसिपल्स का आपका जो है वो विवाद होता है। और जब ओपिनियंस और प्रिंसिपल्स की बात आती है तो वहां पे जो है आपका वायलेंट कुछ नहीं होता है, वहां पे हिंसक कोई बात नहीं होती है, वहां पे मतभेद हो सकता है, बाताबाती जैसी स्थिति हो सकती है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, वहां पे मारपीट की नौबत, वहां पे आपको जो है हत्या जैसे सेंस नहीं आएंगे। उस सेंस में कॉन्फ्लिक्ट आपका जो है सही नहीं होता है। यहाँ पर देखिए कि शुरू में ही 12 वर्कर्स वर किल्ड किया हुआ है, तो चूंकि ये ओपिनियंस और प्रिंसिपल्स से जो आप मतभेद को जताते हैं वहां तक इसका दायरा सीमित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस अर्थ में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का प्रयोग करना जो है वह गलत मालूम पड़ता है। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। इसके लिए देखेंगे कि आपको 3 ऑप्शन मिला हुआ है, क्वेरल, क्लैश, कन्फ्रंटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स,
इन तीनों ऑप्शन पे आपको विचार करना होगा और इसके लिए आवश्यक है कि आपको इन तीनों वर्ड्स का जो है वो मीनिंग पता होना चाहिए। तो भाई क्वेरल क्या होता है? ये आपका मामूली झगड़ा है, ठीक है। ये मामूली झगड़ा होता है दो आदमी के बीच में। बातचीत के दौरान भी आपका जो है वो क्वेरल में चेंज हो सकता है, गाली गलौज की नौबत आ सकती है, ये आपका क्वेरल होता है। झगड़ालू जिसे आप कहते हैं झगड़ा, घरेलू झगड़ा के सेंस में भी इसे आप ले सकते हैं। वहां पे हत्या वगैरह का जल्दी सेंस नहीं होता है, ठीक है, वो सेंस यहाँ पे नहीं आता है। समझ रहे हैं बात को? तो क्वेरल क्या है भाई? मामूली आपका जो है लड़ाई झगड़ा वाला सेंस होता है। अब दूसरा, अभी आंसर पे हम लोग नहीं चलेंगे, दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा वर्ड है आपका क्लैश। डियर स्टूडेंट, क्लैश का मतलब होता है फाइट। कैसा फाइट भाई? तो यहां पे समझ लीजिए इसको कि अ वायलेंट कन्फ्रंटेशन, ये आपका वायलेंट कन्फ्रंटेशन होता है। यानी कि जब क्लैश होता है ना तो वहां पे हत्या जैसी नौबत आती है। ये विवाद बाताबाती से ऊपर वाली स्थिति है जहां पे मारपीट या मर्डर जैसा सेंस आने लगता है। यानी कि ये वायलेंट जो है अपना रूप रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि 12 वर्कर्स वर किल्ड किया हुआ है तो ये आपको ज्यादा क्लोज लग रहा होगा फिलहाल अभी तक। और तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन में क्या है कि ये भी आपका जो है विवाद की ही स्थिति होती है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे क्लैश में भी अब वायलेंट कन्फ्रंटेशन है और यहाँ भी कन्फ्रंटेशन है। तो डियर स्टूडेंट, कन्फ्रंटेशन से ज्यादा स्ट्रांग जो है यहाँ पे क्लैश है। यहाँ ध्यान दीजिए, अब वायलेंट कन्फ्रंटेशन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यहाँ विवाद है, यहाँ जरूरी नहीं है कि वायलेंट हो गया होगा, लेकिन ऊपर वाला जो आपका क्लैश है ना उसका मतलब ही होता है कि वायलेंटली कुछ किया गया है, वहां पे फाइट हुई है, हत्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब आप देखिए, चूंकि स्पष्ट रूप से 12 लोग मारे गए हैं, यानी कि मामला बड़ा है और काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पे हत्याएं हुई हैं। तो इस स्थिति में कॉन्फ्लिक्ट का प्रयोग तो होगा ही नहीं। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि सेंटेंस को इंप्रूव करने की आवश्यकता, यानी ऑप्शन डी तो अब नहीं हुआ। अब देखो भाई कि मामूली झगड़ा होगा और 12 कार्यकर्ता मारे चले जाएंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्वेरल में ऐसा नहीं होता है। अब कन्फ्रंटेशन और क्लैश में है, तो कन्फ्रंटेशन भी जो है विवाद की स्थिति होती है और क्लैश जो है वो आपको इस सेंटेंस के हिसाब से ज्यादा सुटेबल लगता है। तो कन्फ्रंटेशन भी नहीं होगा, यहाँ पे क्लैश ही हो सकता है, क्योंकि दो ट्रेड यूनियंस के बीच में झगड़ा हुआ है, ठीक है, बड़े पैमाने की बात है और मारे भी लोग चले गए हैं, इसीलिए यहाँ पे क्लैश ही सुटेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इन चारों वर्ड्स का आपको मतलब पता हो गया, इनकी बारीकी को भी आप सीख गए हैं। तो इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। आगे कभी इस तरह का सवाल आए तो आप तुरंत से बना लेना उसे। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, लिखा हुआ है हंड्रेड्स गैदर्ड टू अवेट द बॉक्सर्स अराइवल एट द एयरपोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट की बात करें तो यहाँ पे टू अवेट जो है आपका अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखना है कि टू अवेट जो है इस सेंटेंस के हिसाब से लिखा हुआ सही है या गलत लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हंड्रेड्स गैदर्ड, सैकड़ों जमा हुए, टू अवेट। अवेट का अर्थ होता है यहाँ पे इंतजार करना, ठीक है। अवेट मतलब होता है इंतजार करना। सैकड़ों जमा हुए इंतजार करने के लिए, भाई किसके? तो द बॉक्सर्स अराइवल, जो बॉक्सर्स का आगमन था एयरपोर्ट पर, उसको देखने के लिए, इंतजार करने के लिए लोग जमा हुए। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सैकड़ों जमा हुए बॉक्सर्स के एयरपोर्ट पर अराइवल के इंतजार में, ऐसा इस वाक्य का अर्थ है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना ये है कि टू अवेट जो लिखा हुआ है ये सही है या गलत है। तो टू अवेट के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। डियर स्टूडेंट्स, अवेट जो वर्ड है ना, इसका अर्थ होता है इंतजार करना। और अगर बात कर ले तो अवेट मतलब होता है आपका वेट फॉर, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अवेट के साथ में आप अगर फॉर लगाएंगे तो वो गलत होगा। क्यों ऐसा है? तो इसे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बोला जाता है।
अवेट में फॉर का अर्थ अपने शामिल है। अवेट का ही अर्थ होता है वेट फॉर। या तो आप वेट फॉर बोलिए या अवेट बोलिए, दोनों का सेंस एक ही होगा, दोनों का अर्थ एक ही होगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप कई बार एसएससी बैंक के प्रीवियस ईयर सेट्स को बनाएंगे तो उसमें इस तरह के सवाल मिलेंगे और आज के बाद समस्या भी नहीं होगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप मत कंफ्यूज होना। अवेट के साथ कभी भी किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। अवेट में फॉर का सेंस सम्मिलित है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक बात और रखेंगे कि वेट के साथ में क्या करता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा करके देता है। तो याद रखेंगे कि अवेट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं होगा, लेकिन वेट अगर अकेले आएगा तो गलत हो जाएगा। वेट के साथ आपको फॉर रखना होगा। ऐसा आप बोलते भी होंगे, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, शी वॉज वेटिंग फॉर मी। इस यहाँ पे आपको वेट के साथ फॉर लगाना है, लेकिन जब भी अवेट का इस्तेमाल करेंगे तो किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हंड्रेड्स गैदर टू अवेट द बॉक्सर्स अराइवल एट एयरपोर्ट, ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ सही है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आंसर आपका नो इम्प्रूवमेंट होगा, यह मानी हुई बात है। लेकिन चलिए सीखने के ख्याल से हम लोग और सारे ऑप्शन पे भी ध्यान देते हैं कि ये ऑप्शंस जो हैं गलत कैसे है। तो सीधे देखिए कि टू अवेट के साथ फिर फॉर लग गया। अभी मैंने बताया कि अवेट कहीं भी दिखे आपको उसके साथ किसी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर फॉर लगा हुआ है तो भी वो गलत है, क्योंकि फॉर का उसमें अर्थ खुद ब खुद सम्मिलित होता है। दूसरा है कि टू वेट, अभी मैंने कहा कि वेट का अकेले प्रयोग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत है। यहाँ पे टू वेट फॉर कर सकते थे, लेकिन फॉर तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये गलत हो गया। तीसरा देखो कि भाई टू अवेट्स फॉर किया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि टू के बाद V1 का प्रयोग होता है और अवेट्स में देखिए कि V5 हो गया। जब आप S लगा देते हैं वर्ब के फॉर्म में तो वो क्या हो जाता है, V5 फॉर्म हो जाता है। तो टू के साथ V5 कभी होता ही नहीं है, यानी C का तो कोई मामला ही नहीं है, यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। तो आंसर आपका हुआ D। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि इस तरह का जो इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बता रहा हूं वो आपके लिए रामबाण से कम नहीं हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि हमारा तीसरा सवाल है, लिखा हुआ है कि वी इंसिस्ट ऑन यू लिविंग द मीटिंग इमीडिएटली। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यू लिविंग को अंडरलाइन किया हुआ है। आपको देखना है कि यू लिविंग यहाँ पे लिखा हुआ सही है या गलत लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। क्या करते हैं भाई, तो वी इंसिस्ट ऑन। डियर स्टूडेंट्स, इंसिस्ट का अर्थ होता है आपका जोर दे करके कहना, अरे रहना, दुराग्रह करना, ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वी इंसिस्ट, हम लोग अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं, ऐसा सेंस है। ऑन यू लिविंग द मीटिंग इमीडिएटली, तुम्हारे मीटिंग को जल्दी में छोड़ने पर, ऐसा सेंस है। तो यहां पर देखिए कि ऑन के रूप में एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और इस प्रेपोजिशन का ये क्या है भाई, तो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि किसी भी प्रेपोजिशन का जो है वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या उसका प्रोनाउन होता है। यानी किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पर देखिए लिविंग, लीव में आईएनजी लगाया गया है, यानी कि ये वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया। और जब ये वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ब का चौथा फॉर्म जो है वो अब आपका क्या सब काम करता है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ब का चौथा फॉर्म जब नाउन का काम करे तो वो जेरंड होता है, और जब वो वर्ब या एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो आपका क्या होगा, पार्टिसिपल होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि V4 जो है वो जेरंड भी हो सकता है और पार्टिसिपल भी हो सकता है। अगर आपको जेरंड पार्टिसिपल में दिक्कत है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, जेरंड वर्सेस पार्टिसिपल को सर्च करेंगे, बहुत सारा वीडियोस मैंने इस पे ऑलरेडी बना रखा है, वहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कि ऑन प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट कोई नाउन होगा। इट मीन्स यहाँ पे लिविंग आपका जेरंड है, क्योंकि V4 जब नाउन बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, जेरंड कहलाएगा।
अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे यू लिविंग किया हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जेरंड जब भी आपका दिखे, ठीक है, तो उसके पहले जो है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यू जो है ये यू नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आपका योर होता। तब हो जाता कि वी इंसिस्ट ऑन, हम लोग इंसिस्ट किए हुए हैं कौन सी पर भाई, तो योर लीविंग द मीटिंग इमीडिएटली, ठीक है। तो याद रखना है कि किसी जेरंड से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, और यहाँ पे यू जो है आपका उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होगा, तो यहाँ यू की जगह आपका योर होना चाहिए था। तो अब आप समझ गए हैं। चलिए आंसर को चेक करते हैं। तो एरर तो मिल गया, तो अब नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। चेक करो भाई, ऑप्शन ए में आओ यू टू लीव, इसका कोई सेंस नहीं है। ऑप्शन बी में आइए योर लिविंग, जो अभी हम लोग निकाले थे ये आ रहा है। और ऑप्शन सी में आ जाओ कि यू लीव का सेंस है। अगर यू लीव में ध्यान देंगे तो ये आपका बेयर इन्फिनेटिव जैसा इस्तेमाल करने का प्रयास हुआ है, लेकिन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जेरंड होता है, वहां पे आपका जो है इन्फिनेटिव नहीं होता है। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी ही यहाँ पे इसका आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको जेरंड के बारे में भी जानकारी मिल गई, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी मिल गई। इस तरह से जो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, ये काफी परमानेंट होता है और खास करके इंटरेस्टिंग तो बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, हमारा चौथा सवाल है। डियर स्टूडेंट्स, सवाल है कि आई एंड माई पेरेंट्स लिव टुगेदर, और यहाँ पर देखिए कि आई एंड माई पेरेंट्स को अंडरलाइन किया हुआ है। आपको देखना है कि आई एंड माई पेरेंट्स लिव टुगेदर जो लिखा हुआ ये सही है या गलत है, और अगर इस अंडरलाइन पार्ट में कुछ गलत है तो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे कि ये हमारा सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि लीव के रूप में जो है ये वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर देखिए कि सब्जेक्ट दो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर देखिए कि जब दो सब्जेक्ट्स आपस में एंड से जुड़ जाते हैं ना, तो 90% केस में वो प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है। 95% केस कह लीजिए। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स मिलकर के, वैसे भी पेरेंट्स स्वयं में प्लूरल है, और आई जो है वो भी आपका नेचर में सिंगुलर होता है, लेकिन जब भी यूजेज में बात करेंगे तो वो प्लूरल ही होता है। तो यहाँ पे तो सिंगुलर प्लूरल का कोई झेल नहीं है, सीधा समझ लेना है कि यहाँ पे V1 का प्रयोग सही हुआ है। वैसे भी आपको लिव टुगेदर को तो टच करना नहीं था, मैंने जानकारी के लिए आपको बता दिया। अब आपको देखना है कि आई एंड माई पेरेंट्स लिखा हुआ सही होगा कि माई पेरेंट्स एंड आई सही होगा, या मी एंड माई पेरेंट्स लिखा हुआ सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट दो या दो से अधिक प्रोनाउन बनता है तो जनरल सेंस में उसका ऑर्डर होता है 2, 3, 1। यानी पहले सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आएंगे, फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आएंगे, फिर आपको फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं। और अगर कन्फेशन होगा, कन्फेशन से मतलब है पाप, दोष, गलती स्वीकार करने वाला सेंस हो, तो वहां पे उनका ऑर्डर 1, 2, 3 होता है। पहले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आएंगे, फिर सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस आएंगे, फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस आएंगे। यहां तक ठीक है। अब यहां पर एक प्रोनाउन है और एक नाउन लगा हुआ है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर एक नाउन और एक प्रोनाउन रहे तो प्रोनाउन को आपको थर्ड पर्सन मान के काम करना होता है। तो यहाँ पर देखिए लिव टुगेदर का सेंस है, तो लिव टुगेदर जो है ये जनरल सेंस है, कन्फेशन का तो सेंस नहीं है। तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन हुआ, और ध्यान दीजिए मैंने भी बताया कि नाउन जो है वो आपका थर्ड पर्सन होता है। तो आप ऑर्डर देख लीजिए, तो 1, 3 पे चला गया। अब चूंकि सेकंड पर्सन नहीं है तो ऑर्डर हमारा 3, 1 होना चाहिए था। तो यानी कि यहाँ पे हमारा होना चाहिए था माय पेरेंट्स, ये थर्ड पर्सन में होगा तो ये पहले आता एंड आई, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए था। चलिए अब ऑप्शन पे चले जाते हैं।
तो पहला ऑप्शन देखिए कि मी एंड माई पेरेंट्स लिखा हुआ है। तो एक सवाल उठेगा कि आई और मी जैसा भी आप प्रयोग बहुत हद तक सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पर देखते हैं, तो क्या मी जो है वो सब्जेक्ट बनता है? तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ऐसा प्रयोग करना सर्वथा गलत है, क्योंकि किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट अगर कोई प्रोनाउन होता है तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है, और मी देखिए कि ऑब्जेक्टिव केस में है। इसलिए इस आधार से भी अगर निकालेंगे तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। भले हम लोग इसको सोशल मीडिया में लिख देते हैं, लोग इसको जो है नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ऐसा लिखना गलत है। दूसरा आ जाइए कि माई पेरेंट्स एंड आई, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, ये आपका लगता है आंसर होगा, और आंसर है भी। आगे भी देख लेते हैं, माई पेरेंट्स एंड मी। फिर देखो कि सब्जेक्ट जो है वो मी को बना दिया गया है। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे सब्जेक्ट बना है, और ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन होगा तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा, इसको याद रखना है। यानी कि सी भी नहीं होगा, चूंकि ऊपर में ही गलत हो गया था तो नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। यानी कि हम लोग जो आंसर निकाले थे बी, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज आप ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस सीख गए हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। इसका इस्तेमाल अगर कॉमन एरर में भी देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है कि आज के बाद तो आप उड़ा दोगे, इसे आग लगा दोगे इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, ये आज का अंतिम सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द डिसिडेंट्स होल्ड अ ग्रेट प्रॉब्लम इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। तो अब डिसिडेंट्स का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो असहमति रखने वाले लोग, ये मैं बता देता हूं, आपको नोट कर लेंगे। ठीक है, डिसिडेंट्स का क्या अर्थ होता है? असहमति रखने वाले लोग। अब यहां पर काम मैंने आसान कर दिया है, फिर भी देखिए कि यहाँ पे होल्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, और आपको देखना है कि यहाँ पे होल्ड का प्रयोग सही हुआ है या गलत हुआ है, या अगर होल्ड गलत है तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ब का चयन करेंगे कि ये सही हो जाएगा। और वो वर्ब आपका देखिए काउज है, इन स्टील है, इन साइट है, क्या इनमें से तो कोई नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है ग्रामर तो देखना है ही, दूसरी बात है कि इसका मीनिंग भी देखना है, ताकि ये वाक्य मीनिंगफुल हो सके। तो देखिए डिसिडेंट्स का अर्थ अभी मैंने बताया कि इसका अर्थ होता है असहमति रखने वाले लोग, यानी कि ये अभी प्लूरल है, ये आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो गया, क्योंकि इस वाक्य में डिसिडेंट्स क्या है? सब्जेक्ट बना हुआ है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगा हुआ है, यानी कि वर्ब भी प्लूरल लगा हुआ है, तो ये सही है। यहाँ पे ग्रामर के दृष्टिकोण से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान देंगे, अगर इस आधार से भी आंसर चुनेंगे, काउज भी आपका V1, इन स्टील भी V1, इन साइट भी V1, यानी कि ग्रामर से अब नहीं पकड़ाया। अब ध्यान दीजिए इसके मीनिंग को। अर्थ है कि द डिसिडेंट्स होल्ड अ ग्रेट प्रॉब्लम इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी, यानी असहमति रखने वाले लोग जो हैं वो, होल्ड का अर्थ होता है किसी चीज को कस के पकड़े रहना, जैसे फोन वगैरह को आप होल्ड करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ही होता है टू कैरी समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे है कि असहमति रखने वाले लोग बड़ी समस्या को पकड़े रहते हैं इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। क्या ऐसी बात होती है क्या? पॉलिटिकल पार्टी में भले लोग असहमति रखे, तो इसका मतलब क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में बड़ी समस्या को पकड़े रहती है? ऐसा तो कोई सेंस नहीं होता, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो ये कहना कि डिसिडेंट्स जो है वो बड़ी समस्या को प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी में पकड़े रखते हैं, धरे रहते हैं, ऐसा वाक्य जो है नहीं संभव है, ऐसा लिखना गलत हो सकता है। अब आइए कि यहाँ पे होल्ड का अर्थ गलत हो गया, इट मीन्स कि अब नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगा। चलो एक बार देखते हैं इनसाइट। इनसाइट का अर्थ होता है उकसाना, भड़काना। अब यहाँ पे उकसाना का अर्थ रख के देखिए कि डिसिडेंट्स जो है वो बड़ी समस्या को प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी में उकसाते हैं। सुनने में अटपटा लगता है, अजीब लगता है। अब समस्या को कोई क्या उकसाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये अर्थ भी आपका जो है यहाँ पे सुटेबल नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। आओ इंस्टिल पे भाई। इंस्टिल का अर्थ होता है मन में धीरे धीरे बैठाना,
चित्त में बैठाना भी कह सकते हैं, मस्तिष्क में बैठाना भी कह सकते हैं इसको। तो अब डिसिडेंट्स जो है बड़ी समस्या को धीरे धीरे मन में हर प्रत्येक पार्टी में बैठा करके रखते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं होती है, ये कहना भी जो है कहीं से न्यायोचित नहीं है। तो बी भी जो है आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब आओ सी में, काउज का मतलब होता है कारण बनना। अब है कि डिसिडेंट्स जो है, असहमति रखने वाले लोग जो हैं वो बड़ी समस्या का कारण बनते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, ये आपको सुटेबल लगता है। ऐसा होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जब असहमति रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी तो क्या हो सकता है, पार्टी में विद्रोह की बात आएगी, पार्टी में टूट नजर आएगी, एकरूपता नहीं रहेगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगा, काउज जो है यहाँ पे बनेगा वो, ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो काउज बनेगा वहां पे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आपका ए होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद भी आया होगा। अगर आपको आज मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। डियर स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो जो है वो आप तक बेहिचक पहुंच सके। आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।